हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन। हम लोग इस पूरी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। एंड देखिए, इस बुक का जो सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि आपका क्या सिलेबस है और कौन सी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये भी डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी ही सीरीज़ है जिसमें हम लोग देखेंगे सारे ही चैप्टर्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं, जो हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूरे ही पेपर को कवर करवा देंगे और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। ठीक है, एंड देखिए, ये आज की हमारी वीडियो फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद में मोर पार्ट आएंगे या ये कहूँ और भी इससे रिलेटेड वीडियोस आएंगी, तो उन सभी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोस हों आप उन्हें देख पाएँ और आप तक नोटिफिकेशन आ जाए, सबसे पहले आप उन्हें देख पाएँ और अपना एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से जैसे कि हम देख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारा, कला के रूप में सिनेमा की व्याख्या कीजिए। यानी जो कला है उसके रूप में किस तरह से हम सिनेमा की व्याख्या कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, कला के रूप में सिनेमा की व्याख्या किस तरह से हमें भूमिका, देखिए भूमिका, परिचय, इन सभी से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से लिखने का तरीका भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे भूमिका। सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि एक सशक्त कला रूप है जो कहानी, अभिनय, संगीत, नृत्य, छायांकन, रंग, ध्वनि और संपादन जैसे विभिन्न कलात्मक तत्वों के सामूहिक प्रयोग से निर्मित होता है। यानी जो हमारा कला है वो एक तरह से एक सशक्त और कला का रूप है, और वो सिर्फ एक कला ही नहीं है बल्कि उसमें हमारा संगीत, नृत्य, छायांकन, ध्वनि और जो हमारी छवि है, संपादन है, वो सभी शामिल होते हैं। तो एक तरह से इन सभी का समूह जो है वही हमारा जो सिनेमा कहलाता है। कला का उद्देश्य मानव की भावनाएं, विचारों और अनुभवों को सुंदर व प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है। यानी कला का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो मानव है, जो हम लोग हैं, और हमारी जो भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, अनुभव होते हैं, उन्हें सुंदर रूप से प्रकट करना, उन्हें सुंदर रूप से दिखाना। क्योंकि मूवीज़ वगैरह में यही तो चीज़ें होती है। इसी दृष्टि से देखा जाए तो सिनेमा 20वीं और 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय कलाओं में से एक है। अगर हम इसी दृष्टि से देखें कि हाँ, वो मानव की सुंदरता, विचारों, अनुभवों को प्रकट करने के लिए है, तो हमारी जो 20वीं और 21वीं सदी की सिनेमा है वो सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय सिनेमाओं में से एक है। ठीक है, सिनेमा की अगर हम कलात्मक प्रकृति की बात करें तो चलिए इसकी जो सिनेमा है इसकी कलात्मक प्रकृति देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, कला का स्वरूप बहुआयामी होता है और सिनेमा में अनेक कलाओं का संगम देखने को मिलता है। यानी जो सिनेमा है वो बहुआयामी है और सिनेमा में हमें अनेक जो कलाएं होती हैं उनका संगम देखने को मिलता है। क्योंकि कोई नृत्य में अच्छा होता है, कोई संगीत में अच्छा होता है, और इन सभी चीज़ों को हम सिनेमा में देख सकते हैं। ये केवल दृश्य और श्रवण का मेल नहीं है बल्कि इसमें साहित्य, मंच, चित्रकला, संगीत और नृत्य का समन्वय भी शामिल है। यानी इसमें सिर्फ हम दृश्य और सुन नहीं सकते, यानी श्रवण नहीं होता, बल्कि जो साहित्य होता है, रंगमंच होता है, चित्रकला होती है, संगीत होता है, नृत्य होता है, इन सभी का संगम है। ये सभी एक साथ हम देख सकते हैं सिनेमा में। ठीक है, अगर हम कहानी और पटकथा के रूप में देखें तो साहित्य और नाटकीय जो कला होती है इनका योगदान हम देख सकते हैं। अभिनय क्या देखें तो रंगमंच की परंपरा से विकसित एक महत्वपूर्ण घटना है जो हमारी सिनेमा है। संगीत और ध्वनि में देखें तो संगीत कला और ध्वनि संयोजन का मिश्रण है। यानी जो सिनेमा होती है उसमें हमारा संगीत कला और जो ध्वनि संयोजन है उनका मिश्रण, यानी उनका एक तरह से मेल देखने को मिलता है। अगर हम छायांकन को देखें तो दृश्यात्मक सौंदर्य और चित्रकला का विस्तार है। यानी दृश्य और जो चित्रकला होती है उसका सौंदर्य विस्तार हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम संपादन की बात करें तो समय, गति और लय का कलात्मक नियंत्रण मिलता है। यानी हम इसमें समय
गति, लय, इन सभी का जो कलात्मक नियंत्रण है, जो एक तरह से कला के रूप में है, वो देख सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ मूवी में भी समय के, गति के, लय के अनुसार की जाती है। ऐसा नहीं है डायरेक्ट एंड दिखा दिया जाए या डायरेक्ट हीरो आ जाए, हर चीज़ लय और गति के साथ की जाती है। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से सिनेमा का काल, यानी अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि देखें तो इतिहास के रूप में जो सिनेमा है उसका क्या काल है। तो इसमें आप लिखेंगे भारत में सिनेमा का आरंभ 1913 में दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र से हुआ। यानी अगर हम मेनली बात करें तो जो 1913 में दादा साहब फाल्के की मूवी आई थी राजा हरिश्चंद्र, जबकि से हम हिंदी सिनेमा का जन्म मानते हैं। शुरुआती दौर में सिनेमा को केवल मनोरंजन का साधन माना गया, लेकिन धीरे धीरे ये गंभीर कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम बन गई। यानी शुरुआत में जब हमारी सिनेमा आई थी तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही मोटिव था कि मनोरंजन, एंटरटेन करना लोगों को, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी जो अभिव्यक्ति होती है, जो हमारी खुद की विचार होते हैं, खुद की जो सोच होती है उसको प्रकट करने, अपनी जो समाज की चीज़ें होती हैं उनको प्रकट करने का साधन बन गई। ठीक है, अब हम देखेंगे 1930 से 1940 के दशक में सिनेमा ने लोक कथाओं, पौराणिक कथाओं और सामाजिक मुद्दों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया। यानी 1930 और 1940 का ऐसा दशक था जब जो लोक कथाएँ होती हैं, पौराणिक कथाएँ होती हैं, जो हमारे पुराणों में दी गई हैं, जो हिंदू धर्म में पुराण होते हैं उनमें दी गई हैं, सामाजिक जो मुद्दे हैं जैसे कि नारी शिक्षा हो गई, ऐसे जो मुद्दे हैं या नारी सिचुएशन हो गई, ऐसे मुद्दों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने का, यानी बहुत सुंदर रूप में समाज के साथ में, या ये कहूँ समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक नया रूप सामने आया। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय फिल्मों ने राष्ट्रीयता और सामाजिक सुधार के संदेश दिया। यानी स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम भी जो फिल्में थी वो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही थी, महत्वपूर्ण रोल निभा रही थी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिल्में आई थी जो हमारी राष्ट्रीयता और जो सामाजिक सुधार है उनको दिखाती हैं, जो हमारी राष्ट्रीयता और जो हमारी स्वतंत्रता है उसमें भूमिका निभाती हैं। आपने अगर एक मूवी देखी होगी जो अभी रिसेंटली की है, इतनी पुरानी नहीं है, जिसका नाम है RRR। ठीक है, ये वाली जो मूवी है ये बहुत फेमस हुई थी, RRR, जिसमें एक तरह से जो स्वतंत्रता का टाइम है वो दिखाया गया है, ताकि नागरिकों को पता चल सके कि उस टाइम पे हमने क्या क्या समस्याएं फेस की थी। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद कला फिल्मों का उद्देश्य हुआ, जिसमें सत्यजीत रे, कमला रॉय, श्री तिविक घटक जैसे निर्देशकों ने सिनेमा को गंभीर कला के रूप में प्रस्तुत किया। और ये सभी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो सिनेमा है उसको एक तरह से गंभीर रूप में प्रस्तुत करने और बताया कि सिनेमा जो है वो लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, तो हमें जो समाज की चीज़ें हैं या समाज के मुद्दे हैं वो सिनेमा के माध्यम से दिखानी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे सिनेमा का कलात्मक तत्व, यानी अगर हम सिनेमा को कलात्मक रूप से देखें तो कौन कौन से तत्व हैं। तो पहला आप लिखेंगे दृश्यात्मक सौंदर्य। किस तरह से दृश्यात्मक सौंदर्य है, कैमरा एंगल, प्रकाश, छाया, रंग संयोजन, ये सभी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं किसी भी फिल्म को शूट करने में। कथानक संरचना, किस तरह से कहानी का तत्व और प्रवाह की कहानी जो है वो किस तरह से कही जाएगी और उसका प्रवाह क्या होगा, डायलॉग्स क्या होंगे, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पात्र निर्माण, किस तरह से पात्रों की गहराई और अभिव्यक्ति, किस तरह से जो हमारे पात्र हैं, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, उनकी गहराई होगी और अभिव्यक्ति होगी ताकि लोग उनसे कनेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रतीकात्मकता, किस तरह से दृश्य और वस्तु का प्रतीकात्मक प्रयोग होता है, लोगों को और जो वस्तु होती हैं उनको प्रतीकों के रूप में दिखाया जाता है, ताकि जो देखने वाला व्यक्ति है वो उसके दिमाग पर, या ये कहूँ उसे छवि पहुंच सके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संगीत और ध्वनि का प्रयोग, भावनात्मक वातावरण निर्मित करने का साधन। यानी देखिए जो हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, उनको जाहिर करने के लिए, उनको दिखाने के लिए जो संगीत है, ध्वनि है, इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि हम मूवीज़ में आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कला के रूप में सिनेमा का महत्व, यानी जो कला है उसके रूप में सिनेमा का क्या महत्व है। तो पहला आप लिखेंगे सामाजिक दर्पण, किस तरह से सिनेमा समाज की समस्याओं, संस्कृति और बदलते मूल्यों को दर्शाती है। यानी जो हमारी समाज की समस्याएं होती है, जैसे कि नारी शिक्षा हो गई, नारी अत्याचार हो गए, या फिर जो मजदूर वर्ग है, ऐसी जो समस्याएं हैं, समाज के जो मुद्दे हैं उनको दिखाने और संस्कृति को दिखाने और जो हमारे बदलते मूल्य हैं उनको दिखाने का कार्य करती है। भावनात्मक संप्रेषण, किस तरह से दर्शक को सीधे हृदय से जोड़ने की ही क्षमता होती है। यानी जो फिल्म्स होती हैं वो दर्शकों को डायरेक्ट हृदय से जोड़ती हैं। आपने अभी एक न्यू मूवी आई है जिसका नाम है
सैयारा जो कि बहुत फेमस हुई है, लोग उसे बहुत ज़्यादा हृदय से या ये कहूँ अपने आप से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। सैयारा अगर आपने देखी होगी तो बहुत ज़्यादा फेमस मूवी अभी रिसेंटली चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से भाषा, वेशभूषा, परंपराओं और लोक कला का संरक्षण, यानी हम भाषा का, वेशभूषा का, परंपरा का, लोक जो कलाएं हैं उनका संरक्षण भी देख सकते हैं, क्योंकि फिल्मों के माध्यम से जो भाषा होती है, वेशभूषा होती है, उनको भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सृजनात्मक प्रयोग किस तरह से नए विषयों, तकनीकों और शैलियों का प्रयोग होता है। नई नई जो विषय हैं, तकनीक हैं, शैलियाँ हैं, उनका प्रयोग होता है, जो कि हमारे सृजनात्मक प्रयोग में आगे बढ़ने और हमें सृजन बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कला के रूप में सिनेमा दृश्य और श्रवण माध्यम का ऐसा समन्वय है जो न केवल मनोरंजन प्रदान करता है बल्कि विचार उत्तेजक और भावनात्मक अनुभव भी देता है। यानी देखिए ये सिर्फ मनोरंजन ही नहीं करता बल्कि हमें विचार भी देता है और भावनाएं भी पैदा करता है हमारे अंदर। यह साहित्य, संगीत, रंगमंच और चित्रकला की सम्मिलित शक्ति से समाज के यथार्थ को प्रस्तुत करता है और दर्शकों के हृदय में गहरी छाप छोड़ता है। यानी ये दर्शकों जो देखने वाले होते हैं उनके हृदय में भी गहरी छाप छोड़ता है। इस प्रकार सिनेमा को आधुनिक युग की सबसे प्रभावशाली और व्यापक कला के रूप में स्वीकार किया गया है या स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि ये हमारे आधुनिक युग की सबसे इम्पोर्टेंट रोल या ये कहूँ सबसे प्रभावशाली ये जो चीज़ है उनमें से एक मानी जाती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रहे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप मेरा टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप अपनी क्वेरी एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझसे वहाँ पर बात भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूक फिल्मों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारे मूक फिल्में हैं उनका जो महत्व है वो आपको स्पष्ट करना है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको बताना है। तो मूक फिल्मों का महत्व क्या होता है चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे परिचय से, यानी सबसे पहले क्या देखेंगे, भूमिका देखेंगे। भूमिका कह लो, परिचय कह लो या इंट्रोडक्शन कह लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भूमिका से। सिनेमा के आरंभिक दौर में ध्वनि प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए 20वीं सदी की शुरुआत वर्षों में बनने वाली सभी फिल्में मूक फिल्में कहलाती हैं। यानी देखिए स्टार्टिंग में जो मूवीज़ होती थी उनमें कोई भी आवाज़ नहीं होती थी, बस जो चित्र होता है वो दिखाया जाता था, उसमें आवाज़ें नहीं होती थी। 20वीं शताब्दी में सारी ही फिल्में मूक फिल्में थी। ऐसी फिल्में जिनमें आवाज़ें ना हो, जिनमें कोई भी नहीं बोलता हो, वो हमारी मूक फिल्में कहलाती हैं। इन फिल्मों में संवाद सीधी सुनाई नहीं देती थी। कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए कलाकारों को अभिनय, भाव भगीमा संकेत, शीर्षक कार्ड और पृष्ठभूमि संगीतों का सहारा लिया जाता था। यानी देखिए यहाँ पर जो भी हमारा करेक्टर होता था या ये कहूँ जो हीरो होता था उसको कोई भी आवाज़ नहीं, मतलब वो कुछ भी बोल नहीं पाता था। बोलने का मतलब ही ये है कि वो कुछ भी बोले, वहाँ आवाज़ नहीं आती थी मूवीज़ में। तो वो अपनी जो बातें हैं, अपना जो संदेश है, वो हाव भाव, अपनी चाल ढाल या फिर अपने जो कार्ड हैं या फिर जो पृष्ठ संगीत होता था उसी के माध्यम से दे सकता था, ठीक है। आपने पुरानी अगर कार्टून्स वगैरह भी देखे होंगे, अगर आपने टॉम एंड जेरी देखा है तो टॉम एंड जेरी में भी जो वॉइस है वो नहीं होती है, कुछ में अब आने लगी है बट पहले डबिंग नहीं होती थी। तो उनकी जो हाव भाव है, उनकी जो पकड़म पकड़ाई है, उसी से हम जो बच्चे होते हैं या जो बड़े हैं जो देखते हैं वो उसके जो फीलिंग्स होती हैं, उसकी जो एक्टिंग्स होती है उसी से वो जज करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मूक फिल्मों ने न केवल सिनेमा के प्रारंभिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि आगे आने वाले संवाद युग की नींव रखी। और जो मूक फिल्में, इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका ही नहीं निभाई बल्कि जो आने वाला जो युग था, संवाक युग, यानी ऐसा युग जिसमें बोलना शुरू हुआ, उसकी भी नींव जो है वो मूक फिल्मों से ही रखी गई। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप क्या देखेंगे, भारत में मूक फिल्मों की शुरुआत 1913 के में दादा साहेब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र से हुई। यह हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देख लिया था कि जो मूक फिल्में हैं या फिल्मों की जो स्टार्टिंग है वो 1913 में दादा साहेब फाल्के की जो मूवी आई थी हरिश्चंद्र, इसी से हुई थी। 1913 से 1931 तक का समय भारतीय सिनेमा का मूक युग कहा माना जाता है या मूक युग
कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी फिल्में बनी इस टाइम पे 1913 से 1931 तक, वो सारी ही मूक यानी बिना आवाज़ वाली फिल्में बनी थी। ठीक है, इस दौर में पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, साहित्य विषयों पर आधारित अनेक फिल्में बनी, यानी ऐसी फिल्में जो हमारे पौराणिक, ऐतिहासिक या फिर धार्मिक या फिर सामाजिक विषय होते हैं उन पर ही बनती थी, ताकि लोग उन्हें इजीली समझ पाएँ। और देखिए, ऐसी फिल्में इसलिए बनी जाती थी या ऐसी फिल्में इसलिए बनती थी ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अगर आपने थैनोस या फिर जो डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जो हमारे जो ब्रह्मांड है या ये कहूँ जो गैलेक्सी है उसके बारे में बताती है, अगर ऐसी मूक फिल्म आ जाए ना, तो आज भी हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है मूवीज़ में। तो इसीलिए ऐसे मुद्दे लिए गए थे ताकि जो लोग हैं वो उन्हें ईज़िली समझ पाएँ। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, तकनीकी साधन सीमित होने के बावजूद फिल्मकारों ने रचनात्मक और अभिनय कला के सहारे दर्शकों को प्रभावित किया। यानी देखिए, कोई भी बोलने की सुविधा नहीं थी, बट फिर भी जो रचनात्मक चीज़ें होती थी या जो कलाकार होते थे वो अपने अभिनय कला और जो दर्शन है या ये कहूँ जो एक्टिंग है उसके माध्यम से प्रभावित करते थे, उसके माध्यम से अट्रैक्ट करते थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मूक फिल्मों की प्रमुख विशेषता, यानी अगर हम इन सभी की विशेषताओं की बात करें तो क्या क्या विशेषता है। पहला हम देखेंगे संवाद रहित प्रस्तुति। किस तरह से संवाद रहित प्रस्तुति थी इसमें, कहानी पूरी तरह भाव भंगिमा, हाव भाव और संकेतों से होती थी, यानी जो पूरी मूवी होती है भाव, हाव भाव और जो संकेत होते थे उन्हीं से पूरी मूवी की जाती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अत्यधिक नाटकीय अभिनय। किस तरह से अत्यधिक जो नाटकीय अभिनय होता था, भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए चेहरे और शरीर की अभिव्यक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ताकि जो सामने वाला है वो उसे समझ पाए। अगर उसका चेहरा या फिर उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो नहीं दिखेगी तो जो देखने वाला है उसे बातें समझ में ही नहीं आएंगी। तो जो बॉडी लैंग्वेज है और जो चेहरा होता था उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शीर्षक कार्ड का प्रयोग। महत्वपूर्ण संवाद या कथानक जानकारी को लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाता था, यानी अगर कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ें है या फिर ऐसी चीज़ है जो एक्टिंग के ज़रिए से नहीं बताई जा सकती, तो उसे नीचे जो सब हेडिंग्स होती हैं या हेडलाइन ऐसे चलती रहती हैं, आप भी मेरी वीडियोस में देखोगे यहाँ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसी चीज़ें आती हैं, वो उसी के माध्यम से लोगों को वो चीज़ें बताई जाती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे पृष्ठभूमि संगीत। किस तरह से लाइव ऑर्केस्ट्रा या रिकॉर्डेड ध्वनि के माध्यम से भावनात्मक वातावरण तैयार करना, यानी देखिए जो लाइव ऑर्केस्ट्रा होते हैं या फिर रिकॉर्डिंग जो ध्वनि होती है यानी रिकॉर्ड करी हुई जो हमारी आवाज़ें होती हैं उनके माध्यम से जो भावनात्मक वातावरण है उसे पैदा किया जाता था, ताकि जो भावना है वो प्रकट हो सके। यदि आपने देखा होगा कि अगर मूवीज़ में किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो एक बैकग्राउंड में एक तरह से बहुत ज़्यादा सैड वाला म्यूज़िक बना बजाते हैं, जिससे क्या होता है जो देखने वाली ऑडियंस होती है उसको भी सैड फील होता है कि हाँ हीरो मर गया, या फिर हीरो के जो पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी अगर मूवीज़ में अगर किसी की डेथ होती है कि हाँ वो डेथ हो गई है, तो ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समिति तकनीकी संसाधन। किस तरह से प्रकाश व्यवस्था, कैमरा मूवमेंट और विशेष प्रवाह की सीमाएं होती हैं, यानी इसमें हम जो प्रवाह प्रकाश व्यवस्था है, कैमरा मूवमेंट है, इन सभी की एक तरह से सीमा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मूक फिल्मों का महत्व, यानी जो मूक फिल्में हैं इनका क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आप लिखेंगे भारतीय सिनेमा की नींव। किस तरह से इन्होंने भारतीय सिनेमा की नींव रखी, मूक फिल्मों ने भारतीय सिनेमा की बुनियाद रखी। राजा हरिश्चंद्र, लका दहन, कालिया मदन जैसे फिल्मों ने फिल्म निर्माण की परंपरा शुरू की और भविष्य की तकनीकी प्रयोग के लिए रास्ता तैयार किया। और इन सभी ने ही ये जो भविष्य की जो फिल्म है जो अभी हम देखते हैं रिसेंटली, उनका जो भविष्य है या ये कहूँ उनके लिए रास्ता तैयार किया, उनकी एक तरह से नींव रखी थी मूक फिल्मों ने ही। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अभिनय कला का विकास। किस तरह से मूक फिल्मों में कलाकारों को भावनाओं को बिना संवाद के व्यक्त करना पड़ता था, से अभिनय में शरीर भाषा और चेहरे की अभिव्यक्ति का महत्व बढ़ा, जो आज भी सिनेमा की एक अहम आवश्यकता है। यानी देखिए जो मूक फिल्में हैं उस टाइम पे क्या होता था, जो शरीर के हाव भाव होते हैं और जो फेस के हाव भाव होते हैं वो सभी
एक तरह से दिखाने पड़ते थे अच्छे से, ताकि जो सामने वाला है वो मैसेज को समझ पाए, वो समझ पाए कि आखिर बात क्या हो रही है। और ये चीज़ आज भी इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हीरो हीरोइंस जो होते हैं वो अपनी बॉडी पे, अपनी फेस पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो वो यही रीज़न है, क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है, उनका जो फेस होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आज भी, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा दृश्य कथन की कला। किस तरह से जो दृश्य कथन है उसकी कला होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे मूक फिल्मों ने कहानी कहने के लिए दृश्य भाषा का गहन प्रयोग किया। यह तकनीक आज भी फिल्म निर्माण में अत्यधिक उपयोगी है। यानी जो दृश्य होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दृश्यों के माध्यम से ही कोई भी बात कही जाती है, और वो आज भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पौराणिक और सांस्कृतिक संरक्षण। किस तरह से पौराणिक और सांस्कृतिक संरक्षण हुआ? मूक फिल्मों ने भारतीय पौराणिक कथाओं, महाकाव्य और ऐतिहासिक प्रसंगों को दृश्य रूप में संरक्षित किया, जिससे दर्शकों को सांस्कृतिक पहचान और गर्व की भावना मिली। यानी ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमारे ऐतिहासिक जो दृश्य हैं, जो हमारी कथाएं हैं, पुराण हैं, महाकाव्य हैं, इन सभी को संरक्षण देने के साथ साथ जो हमारी संस्कृति है उसको गौरव, और एक तरह से गौरव का भाव, और एक तरह से हम कह सकते हैं पहचान देने में सहायता है आज भी। अब हम देखेंगे सार्वभौमिक संप्रेषण। किस तरह से जो सार्वभौमिक संप्रेषण है वो भी किया जा सकता है। तो इसमें आप लिखेंगे क्योंकि मूक फिल्मों में संवाद नहीं था, लेकिन भाषाओं की बाधा समाप्त हो जाती है। इस वजह से उन्होंने विभिन्न भाषाई क्षेत्रों और विदेशों में भी आसानी से समझा और पसंद किया जाता था। यानी देखिए जो भाषाएं होती हैं, मूक फिल्मों में भाषाएं नहीं थी, और सभी की अपनी अपनी अलग भाषा होती है, अलग अलग कल्चर होते हैं। अब देखिए मैं हिंदी बोलती हूँ, ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर कोई तमिलनाडु का है तो वो हिंदी समझ पाए, नहीं समझ पाए। लेकिन अगर मैं हाव भाव या फिर सिर्फ आपको इशारों से सारी चीज़ें बताऊँ, तो अगर आप तमिलनाडु से हैं तो भी वो चीज़ समझ पाएंगे, अगर आप दिल्ली से हैं तो भी वो चीज़ समझ पाएंगे, केरल से हैं तो भी वो चीज़ समझ पाएंगे। तो हाव भाव जो है वो अपने ही देश में नहीं बल्कि अलग देशों या फिर अलग राज्यों में भी पसंद किए जाने वाली चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे तकनीकी नवाचार का मार्ग। किस तरह से जो तकनीकी नवाचार है उसका मार्ग हुआ? मूक युग में फिल्मकारों ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रकाश, छाया, कैमरा कोण और संपादन के क्षेत्र में नए प्रयोग किए। यानी देखिए इनके पास इतनी तकनीक नहीं थी, या ये कहूँ इतने नई नई चीज़ें नहीं थी, बट इन्होंने फिर भी कोशिश की और बहुत सारी चीज़ें अचीव की, जो आगे चलकर संवाद फिल्मों में भी अपनाई गई। यानी ऐसी चीज़ें की जो आगे चल के जो संवाद यानी बोलती वाली फिल्म है, बोलने वाली फिल्म है, उनमें भी वो चीज़ें यूज़ की गई। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे मूक फिल्मों का महत्व केवल भारतीय सिनेमा के इतिहास तक सीमित नहीं, बल्कि यह विश्व सिनेमा के विकास में भी पहली पीढ़ी है। यानी जो हमारी मूक फिल्में हैं, जो बोलने वाली नहीं हैं वो फिल्में, वो सिर्फ भारतीय इतिहास में ही नहीं बल्कि जो विश्व का इतिहास है उसमें भी एक तरह से पहली सीढ़ी के रूप में काम करती हैं या सामने आती हैं। उन्होंने कहानी कहने की दृश्यात्मक कला, अभिनय की बारीकियों और तकनीकी प्रयोगों का आधार तैयार किया, और यही चीज़ें हैं, ये कहूँ यही मूवीज़ हैं जिन्होंने जो दृश्य कला है, अभिनय है, बारीकियाँ हैं, जो बारीकी चीज़ें होती हैं, तकनीकी होती हैं, इनका आधार जो है वो तैयार किया। यदि मूक फिल्मों का योगदान न होता तो आज का सिनेमा अपने वर्तमान स्वरूप में शायद कभी विकसित ही ना होता। यानी देखिए अगर हमारी मूक फिल्में नहीं होती ना, तो शायद आज का जो सिनेमा है हमारा वो ऐसा नहीं होता। उसमें शायद जो हमारी फेस वैल्यू है, या ये कहूँ जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, या ये कहूँ जो हमारे हाव भाव होते हैं, जो हमारे फेस के हाव भाव हैं, उनका शायद कोई रोल ही नहीं होता। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि जो हमारे फेस के हाव भाव होते हैं, जो हम फेस पे अपने चीज़ें लाते हैं, यानी गुस्सा आ रहा है तो गुस्से वाला जो मुंह होता है, प्यार है तो जो हंसी वाला मुंह होता है, नॉर्मल है तो नॉर्मल वाला जो फेस होता है, वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें हमें मूक फिल्मों ने ही बताई हैं। तो अगर ये चीज़ें नहीं होती तो शायद आज के जो हीरो हीरोइन या आज की जो मूवीज़ हैं वो इन चीज़ों पे कभी ध्यान देते ही नहीं। इस प्रकार मूक फिल्में भारतीय संस्कृति
धरोहर और सिनेमा की मूल्य विरासत हैं। और इसी तरह से हम कह सकते हैं जो भारतीय संस्कृति की एक तरह से मुख्य फ़िल्में जो हैं वो धरोहर हैं और मूल विरासत के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की फ़िल्मों के लिए। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग सेकंड वीडियो में करेंगे। देखिए, एक चाहूँ तो मैं एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें करवा सकती हूँ, सारी कवर करवा सकती हूँ। लेकिन अगर आपको समझ में ही ना आए तो क्या फ़ायदा? इसलिए डेली पढ़िए, थोड़ा-सा पढ़िए ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है? और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार इन्हें पूरी ही कवर कर लीजिए, यानी आप एक बार इन सभी को क्लियर कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को, तो आपको एक मर्ज वीडियो भी मिल जाएगी जो आपको इन सभी के क्विक रिवीजन में वर्क करेगी। यानी वो पूरी मर्ज वीडियो होगी जो कि आप अगर आप एग्ज़ाम टाइम में जा रहे हो तो बस में बैठे बैठे क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। इस तरह से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ आएँ और जो मर्ज वीडियो आए आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। उसका नाम ड्यू एजुकेशन क्लब है, आपको इजीली मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। एंड आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोज़, क्योंकि इन सभी जगह आपको आपकी स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मैं दोनों जगह आपको रिप्लाई दे दूँगी। चलिए, आप इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी फीडबैक भी मुझे दे सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।